नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में इमरजेंसी वाले चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो राइट है या रॉन्ग है ये बताना है हमें इसमें। पहला पॉइंट है हमारा, आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। बिल्कुल सही बात है भैया, 1975 में की थी। आपातकाल की घोषणा किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में। अब है दूसरा पॉइंट, आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए थे। ये भी सही बात है। इमरजेंसी के टाइम पे हमारे बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे सरकार के द्वारा। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट, बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये पॉइंट गलत है भाई। भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, यानी पैसे की इतनी दिक्कत नहीं हुई है कि इमरजेंसी लगानी पड़े। तो भारत में कभी भी आर्थिक स्थिति यानी पैसे से रिलेटेड चीज़ को लेकर इमरजेंसी नहीं लगी है। वो तो लगी थी इंटरनल डिस्टरबेंस को लेकर। इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश का माहौल ख़राब है, यहाँ पे विद्रोह हो सकता है सरकार के खिलाफ, इसीलिए मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। तो ये थर्ड पॉइंट इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें आर्थिक स्थिति लिखा हुआ है। तो आर्थिक स्थिति को लेकर इमरजेंसी नहीं लगी थी। दंगे हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे बहुत सारे, इस वजह से लगी थी। अब है फोर्थ पॉइंट, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हमने इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ा था तो हमने सारी बातें पढ़ी थी कि किस किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी नारायण को उठाया गया था, मोरारजी देसाई को, जितने भी नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों ने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो क्वेश्चन आंसर से पहले आप चैप्टर वाली वीडियो देखें। वहाँ पे बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से आपको सब कुछ दिखाया गया है, सारी बातें डीप में आपको समझाई गई हैं। अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो आप इनका आंसर चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, तो पहले उन वीडियोस को देख लो अगर कोई बच्चा सीधा इन वीडियोस पर आ गया है तो। अब देखो फोर्थ पॉइंट, सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया। सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो, इंदिरा गांधी का सपोर्ट में थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उस टाइम पे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका सपोर्ट किया था इमरजेंसी का। तो बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट भी कि सीपीआई ने इमरजेंसी का समर्थन किया। तो डे पॉइंट भी सही है, इसमें सिर्फ एक ही गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ से मेल नहीं खाता, यानी कौन सी बात इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है ये बताना है हमें। पहला पॉइंट, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। हम सभी को पता है जेपी नारायण ने एक आंदोलन किया था, उसमें उन्होंने किसका नाम लिया था? संपूर्ण क्रांति का। तो संपूर्ण क्रांति की बात तो इमरजेंसी के टाइम पे हुई थी, तो पहला ठीक। 1974 की रेल हड़ताल, ये भी हुई थी इमरजेंसी से बिल्कुल पहले, तो जिस वजह से इंदिरा गांधी ने क्या किया, फिर इमरजेंसी लगाई। तो गुजरात का आंदोलन कह लो, बिहार का आंदोलन, रेल की हड़ताल, यही तो मेन कारण थे इमरजेंसी होने के। तो ये भी बाय रिलेटेड है इमरजेंसी से बिल्कुल। अब अगले पॉइंट देखते हैं। अब देखो अगला है नक्सलवादी आंदोलन। अब ये देखो भाई इमरजेंसी रिलेटेड है या नहीं है? ये नहीं है रिलेटेड हमारा। 1967 में क्या हुआ था, दार्जिलिंग जिले के पास में एक जगह है नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल की साइड ये पड़ता है। तो नक्सलबाड़ी एरिया में वहाँ के किसानों ने वहाँ के जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, वो था नक्सलवादी आंदोलन। तो ये इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं था, ये 1967 के टाइम की बात है। ठीक है, और इमरजेंसी लगी 1975 में, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। ये बिल्कुल इमरजेंसी से रिलेटेड है क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट का जब फैसला आया था जिसमें कि इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, यानी इंदिरा गांधी अब संसद नहीं रहेंगी, ये बात कही गई थी। तो इस वजह से इंदिरा गांधी ने बाद में इमरजेंसी लगाई थी। तो ये तो है बिल्कुल उसका कारण। अब अगला है शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। जब इमरजेंसी ख़त्म हुई थी उसके बाद दूसरी सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार तो गिर गई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी ने आते ही एक कमीशन बैठाया था जिसका नाम था शाह जांच आयोग। तो शाह जांच आयोग भी इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो इसमें एक ही नहीं था, वो है नक्सलवादी आंदोलन। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैचिंग करनी है हमें। देखो, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? भाई जेपी नारायण ने दिया था। ढूंढो जेपी नारायण का है, दूसरे पॉइंट में जेपी नारायण। तो संपूर्ण क्रांति जब वो बिहार में आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने नारा दिया था। उन्होंने ये बात कही थी ना छात्रों को कि मैं आंदोलन में तब शामिल होऊंगा जब आप इस आंदोलन को छोटे लेवल पे नहीं रखोगे, बड़े लेवल पे लेके जाओगे, संपूर्ण क्रांति करोगे, यानी पूरे देश में इसको फैलाओगे। तो इसका आंसर है पहले का जेपी नारायण। दूसरा है गरीबी हटाओ। 1971 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी
हटाओ। तो ये दूसरे वाले का ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तीसरा है छात्र आंदोलन। अब बिहार में जो हुआ था वो कैसा था, छात्र आंदोलन था। तो तीसरे का हम तीसरे से ही मैच करेंगे। छात्र आंदोलन किससे मैच होगा, बिहार आंदोलन से। अब है फोर्थ पॉइंट, रेलवे की हड़ताल। रेलवे की हड़ताल 1974 में हुई थी और इसके नेता कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस। अब देखो आप फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। 1980 में मध्यावधि चुनाव क्यों करवाने पड़े थे, ये है क्वेश्चन। हमने देखो एक स्टोरी पढ़ी थी कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, जिसकी वजह से देश में माहौल ख़राब हो गया था। बहुत सारी गलत चीज़ें हुई थी इमरजेंसी के दौरान। उस वजह से पहली बार देश में ऐसा हुआ था। 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और जनता पार्टी जो है उसने सरकार बनाई और पीएम बने मोरारजी देसाई। पर 3 साल के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई 1980 में, यही ये क्वेश्चन है। तो 1977 वाली सरकार की हमें कमियां बतानी है, वही है इसका आंसर कि 1980 में इसीलिए चुनाव करवाने पड़े क्योंकि ये कमियां थी भाई 77 वाली सरकार में। देखो हम सभी को पता है 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके खिलाफ जो भी लोग थे उन लोगों ने मिलकर वो सरकार बनाई। इस वजह से उस पार्टी में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने मिलकर जो है वो सरकार बनाई थी, जिससे क्या हुआ था, उनकी कोई एक विचारधारा नहीं थी। उन्होंने तो सिर्फ इंदिरा गांधी को हटाने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। इस वजह से वो सरकार लंबे टाइम तक नहीं चल पाई क्योंकि उसमें अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई। कभी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता था, कभी कोई और बनना चाहता था। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, पर जो भी वो काम करते थे उन कामों में कोई ना कोई दूसरा टांग अड़ाता ही रहता था। तो 1977 वाली सरकार इसीलिए नहीं चल पाई, यही ये पूछा है इसमें कि 1980 में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि चुनाव कराने पड़े। तो देखो अब 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव का सबसे बड़ा कारण जनता पार्टी की सरकार की अस्थिरता थी, यानी कि वो स्थिर नहीं थी, परमानेंट नहीं थी, मतलब डामाडोल हो रही थी, बार बार डगमगा रही थी वो सरकार, क्योंकि उसकी विचारधारा एक नहीं थी। यद्यपि जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हराया था, परंतु जनता पार्टी के नेताओं में प्रधानमंत्री के पद को लेकर मतभेद हो गए थे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या हो गया था, आपस में दिक्कत हो गई थी। मोरारजी देसाई पीएम बने, पर चौधरी चरण सिंह भी थे, वो भी पीएम बनना चाहते थे। जगजीवन राम थे, वो भी बड़े नेता थे, वो भी पीएम बनना चाहते थे। तो इसीलिए उनमें आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही थी। पहले मोरारजी देसाई तथा बाद में कुछ समय के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, ठीक है। पहले मोरारजी देसाई बने, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके कुछ टाइम बाद चरण सिंह बने। केवल 18 महीने में जो है इस सरकार ने क्या करा था, अपना बहुमत ही खो दिया था बिल्कुल। तो मोरारजी देसाई ने 18 महीने में ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। केवल 18 महीने में ही मोरारजी देसाई ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया, जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई के पश्चात चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, परंतु चरण सिंह भी मात्र 4 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे। जिसके बाद क्या हुआ, 1980 के इलेक्शन, यानी कि कोई भी वहाँ पे ढंग से पीएम नहीं बन पाया, बार बार सरकारें गिर रही थी, जो कि 1977 में बनी थी। तो 77 में तो बनी है, 78 और 79 तक उनका सब कुछ ख़त्म भी हो गया सिस्टम पूरा का पूरा, और 80 में आकर दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़े, जिसके बाद पीएम कौन बनी, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर आपको यही मेन बात लिखनी है इसमें कि आपस में उनकी बात नहीं बन रही थी, सरकार में अस्थिरता थी, ठीक है। सरकार का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था, सरकार जो है ढंग से संभल नहीं रही थी और प्रधानमंत्री पद को लेकर आपस में उनकी होड़ लगी हुई थी। इस वजह से ढंग से ये सरकार नहीं चल पाई, 1980 में दोबारा से चुनाव करवाने पड़े। ये मिडिल टर्म इलेक्शन थे, ठीक है, क्योंकि आप देखो अगर 77 में हुए हैं तो 5 साल बाद होने थे, 82 में होने चाहिए थे, पर 80 में हुए हैं। इस वजह से हुए हैं क्योंकि सरकार बीच में ही गिर गई। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसे अच्छे से याद कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे। देखो जब इमरजेंसी लगी उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार ने आते ही इसलिए एक कमीशन बनाया ताकि वो जांच पड़ताल कर सके कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें क्या क्या गलतियां हुई थी सरकार से, क्या क्या गलत काम इंदिरा गांधी सरकार ने किए थे, तो इसीलिए बनाए। तो इसमें यही लिखा है
जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का मुख्य कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल में किए गए अत्याचारों की जांच करना था। शाह आयोग का निष्कर्ष था कि वास्तव में श्रीमती गांधी की सरकार ने लोगों पर अत्याचार किए तथा उन्होंने स्वयं तानाशाही ढंग से शासन किया। आयोग इसलिए बनाया गया था ताकि इमरजेंसी के टाइम पे हुई दिक्कतों की, अत्याचारों की वो जांच कर सके। और निष्कर्ष उसने ये दिया कि हाँ भाई, बहुत सारी गलतियां इंदिरा गांधी ने की हैं और लोगों पर अत्याचार किए हैं और तानाशाह की तरह उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे काम किया है। ठीक है, तो उन्होंने दोषी ठहराया था इंदिरा गांधी को शाह जांच आयोग ने, और इसके हेड थे जे.सी. शाह, इसीलिए इसको बोलते हैं शाह जांच आयोग। तो देखो, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, क्योंकि एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाकर ही पेपर बनाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके अभी चल रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो था 1980 में क्यों मिडिल टर्म इलेक्शन हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया आपसे। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछते हैं इसे, तो इतना छोटा सा ही आपको लिखना है, बस अध्यक्ष का नाम और ऐड कर देना, जे.सी. शाह। अब जो 6th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब जो ये 6th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं। तो 4th क्वेश्चन, 5th, 6th और 7th, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको स्पेशली आप टिक लगा लो और इनको ज़रूर याद कर लेना। तो 6th क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, और 7th भी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में आपको दे रखा है। इससे बिल्कुल अगली जो वीडियो आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें मैं स्पेशली ये दोनों क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए, क्योंकि आपसे 6 नंबर में पूछते हैं और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। चलो एक बार हम इसे वैसे पढ़ लेते हैं, पर मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका एक भी नंबर कहीं पर भी कटे। ठीक है, तो मैं आपको 6 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन को पढ़ाऊँगा दोबारा से। अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो को जरूर देखना, प्लेलिस्ट में आप चले जाना। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो लाइन से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियो होती है, उसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं एनसीईआरटी के अलावा, वो भी मैं आपको साथ साथ कवर करा रहा हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन 6ठा और 7वां दोनों कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है ये समझ लो आप। इसमें आपसे पूछा है इमरजेंसी के कारण क्या थे, इमरजेंसी क्यों लगाई सरकार ने। तो देखो इसमें क्या लिखा है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लोकतंत्र को रोकने की कोशिश की जा रही है तथा लोगों की सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा। इंदिरा गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेता बहुत दिक्कत कर रहे हैं, मेरी पार्टी को चलने नहीं दे रहे हैं, मेरी सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैंने इमरजेंसी लगाई। विपक्षी दल सेना, पुलिस कर्मचारियों तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं। जो आंदोलन चल रहे थे ना, गुजरात का आंदोलन, बिहार का आंदोलन, उसकी वजह से इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ पे सभी लोगों को ये लोग भड़का रहे हैं, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ये बात कही इंदिरा गांधी ने कि देश में आंतरिक गड़बड़ी फैल गई है भाई, सभी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए मैं क्या लगा रही हूँ, इमरजेंसी। तो यहाँ पे तो एक पॉइंट बताया आपको सिर्फ। तो कारण वाले जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में बिल्कुल डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाली वीडियो जरूर देखो। और 7th क्वेश्चन क्या है, 1977 के चुनाव के बाद पहली बार या पहली दफ़ा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से संभव हुआ। देखो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया जब भी ये बात बताई थी कि जो भी गलत चीज़ इमरजेंसी में हुई, उसी वजह से पहली बार ऐसा हुआ था कि 1977 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, क्योंकि लोग नाराज़ थे इंदिरा गांधी से, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारी गलत चीज़ें की थी। तो वही गलत चीज़ें लिख देनी है, वही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि आपातकाल के परिणाम बताओ, तो आपको वही बातें लिखनी है, या आपसे पूछेंगे यही कि 1977 के चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार क्यों बनी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा लो, पक्का आपसे पूछेंगे। 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th और 7th। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4th क्वेश्चन, 6th और 7th। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, हमारी राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ। अब इस क्वेश्चन में कुछ अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, और हमें ये बताना है कि जो इमरजेंसी लगी थी उससे क्या रिजल्ट रहे, क्या परिणाम रहे। ठीक है, अलग अलग 4 पॉइंट दे रखे हैं, और ये पूछा है इस चीज़ पे इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ा। पहला पॉइंट देखो आप, नागरिक अधिकारों की रक्षा और नागरिकों पर इसका असर। तो क्या असर पड़ा, देखो नागरिक अधिकारों पे हम सभी को पता है कि अधिकार लोगों से छीन लिए गए थे। तो क्या पॉइंट है, आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, यानी उनको खत्म कर दिया गया, तथा नागरिकों को
बिना कारण बताए कानूनी हिरासत में लिया जा सकता था। तो जो हमारा सबसे मेन अधिकार था कि हमें बिना किसी की कोर्ट की कार्रवाई के कोई भी पुलिस वाला नहीं हिरासत में ले सकता, वो हमसे इमरजेंसी के टाइम पे छीन लिया गया था। तो ये प्रभाव पड़ा नागरिक अधिकारों पे कि लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए। दूसरा पॉइंट है कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में। अब इस पे प्रभाव बताना है। कार्यपालिका क्या होता है समझो आप, जो भी हमारे मंत्री हैं जैसे कि प्रधानमंत्री हुए, उनके और सहयोगी मंत्री हुए, उसके बाद उनसे छोटे मंत्री हुए जैसे कि स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री आते हैं, उसके अलावा फिर सारे सरकारी कर्मचारी हुए, ठीक है, सारे मिलकर जो काम करते हैं देश में उन्हें बोला जाता है कार्यपालिका, ठीक है। और कार्यपालिका में मेन आदमी होते हैं प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका में पूछा है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका आप सभी को पता है हमारा जुडिशियल सिस्टम जो हमारे देश में न्याय का काम करती है, जिसमें कि कोर्ट आते हैं, जज आते हैं, वकील आते हैं, वो सारे न्यायपालिका का हिस्सा है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हमें रिलेशन बताना है इमरजेंसी का। दूसरा पॉइंट देखो, अब आपातकाल में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के सहयोगी हो गए। इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ, न्यायपालिका ने भी सपोर्ट किया सरकार को। तो बहुत उस टाइम पे सवाल उठे थे हमारी न्यायपालिका पे, क्योंकि हम सभी को पता है उस टाइम पे 3 जजों का भी क्या किया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको 3 वरिष्ठ जजों को छोड़कर किसी और को जज बना दिया गया था। तो ये चीज़ भी गलत की थी उस टाइम पे, क्योंकि सरकार ने संपूर्ण न्यायपालिका को सरकार के प्रति वफादार रहने के लिए कहा। सरकार ने क्या किया, न्यायपालिका को अपने लिए वफादार बना लिया। यही तो खासियत थी हमारे देश की कि न्यायपालिका किसी नेता के दबाव में नहीं आती, किसी सरकार के दबाव में नहीं आती। पर इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा हो गया था कि न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में थी। इस प्रकार आपातकाल के दौरान न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों का पालन करने वाली एक संस्था बन गई थी। तो यही पूछा था कि क्या प्रभाव पड़ा न्यायपालिका पर। तो न्यायपालिका जो है वो क्या बन गई थी, एक ऐसा ग्रुप बन गई थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही थी। तो ये गलत प्रभाव पड़ा न्यायपालिका के ऊपर उस टाइम पे भारतीय सरकार का, ठीक है। तो ये बताना था हमें दूसरे पॉइंट में कि न्यायपालिका के अधिकार बिल्कुल लिमिटेड हो गए थे और वो किसके अंडर काम कर रही थी, सरकार के अंडर। अब है तीसरा पॉइंट, जनसंचार माध्यमों के कामकाज। जनसंचार माध्यम का मतलब है न्यूज़पेपर वगैरह, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें। जो मीडिया होता है हमारा उसको जनसंचार बोल रहे हैं। तो हम सभी को पता है उन पर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी सरकार ने, रातों रात उनकी बिजली काट ली थी। तो ये इस पे असर है। आपातकाल के दौरान जनसंचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई भी अखबार सरकार के विरुद्ध कोई भी खबर या संपादकीय नहीं लिख सकता था, यानी कि कुछ भी बात, कोई न्यूज़ कोई सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकता था, क्योंकि उसे परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से। तथा जो भी खबर अखबार द्वारा छापी जाती थी उसे पहले सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। अब डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता, हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं लोग, जो भी वो कहना चाहें, अपने विचार रखना चाहें, वो उसके लिए आज़ाद होते हैं। पर इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा नहीं था, प्रेस पर क्या लगा दी थी, सेंसरशिप लगा दी थी। तो अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, आपने चैप्टर वाली वीडियोस देखी है, तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछें, आप उनका आंसर आराम से कर सकते हो। इसीलिए रटने से ज़्यादा समझने पे फोकस किया करो। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये तो लिख के नहीं पूछा हुआ कि आपातकाल के परिणाम बताओ, पर आपसे बातें वहीं पूछी हुई है सारी की सारी। उन्हीं पॉइंट्स को लिख दिया, 4 परिणाम ही लिख दिया आपके लिए, और उन्हीं को एक्सप्लेन करना दे रखा है आपको। तो कुछ मुश्किल थोड़ी है ये, बस आप अच्छे से समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखो चीज़ों को, फिर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। देखो पहले में हमने जब कारण पढ़े थे तो उसके बाद हमने परिणाम पढ़े, और परिणाम में हमने सबसे पहली चीज़ यही पढ़ी तो थी कि नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। दूसरी बात यही पढ़ी थी जज जो हैं उनके साथ भी गलत किया था, न्यायपालिका भी सरकार के अंडर काम कर रही थी। फिर हमने पढ़ा था कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी। तो तीसरा पॉइंट वही है, जनसंचार माध्यमों के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अब यही बताना था कि सेंसरशिप लगा दी थी। उसके बाद है पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयाँ। पुलिस भी और नौकरशाही भी। नौकरशाही का मतलब है जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के सरकारी नौकर होते हैं, उन सभी ने भी क्या किया था, इंदिरा गांधी के अंडर या सरकार के अंडर काम किया था। अब देख लो ये वाला पॉइंट, आपातकाल के दौरान पुलिस और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार बनी रही, यानी कि पुलिस ने भी और नौकरशाही ने वही काम किया जो सरकार कह रही थी। यदि किसी पुलिस अधिकारी या नौकरशाही ने सरकार के आदेशों को मानने से मना किया तो उसे या तो निलंबित कर दिया या गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इतनी तानाशाही चली थी उस टाइम पे कि अगर कोई बात भी नहीं मान रहा था तो उसे खुद ही या तो सस्पेंड कर देते थे या
भाई उसको ही जेल में डाल देते थे, इतना बुरा हाल हो गया था उस टाइम पे देश में। तो ये लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि सरकार और नौकरशाही जो हैं उन्होंने साथ मिलकर इमरजेंसी में काम किया है, और पुलिस भी जो गवर्नमेंट कह रही थी वही कर रही थी। ठीक, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से करें। आपातकाल का भारत की दलीय प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अधिकांश विरोधी दलों को किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की इजाज़त नहीं थी। दलीय प्रणाली का मतलब है पार्टी सिस्टम। हम सभी को पता है ना कि देश में हमारे बहुत सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी कोई इलेक्शन में नहीं खड़ी होती, बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती हैं। लोग जिसे चाहे अपना नेता चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई रूल वाली बात नहीं चलती हमारे देश में। तो यही सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश की। तो इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि क्या हो गया था इस टाइम पे, दूसरी पार्टियों को कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डाल दिया था इस टाइम पे। तो यही लिखा हुआ पहली लाइन में, भारत की दलीय प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और सभी विरोधी दलों को जेल में डाल दिया या उन्हें किसी भी बात की परमिशन नहीं दी गई। आज़ादी के समय से लेकर 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा तथा संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया। वही आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति और भी खराब हो गई। हम सभी को पता है कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, हर बार कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी, लगातार कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी 1977 तक तो। पर पहली बार ऐसा हुआ कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस नहीं जीतेगी। तो ये कह रहे हैं कि 75 तक वैसे ही बोलबाला था कांग्रेस का, और 75 में जब 2 साल इमरजेंसी चली थी उस टाइम पे तो बिल्कुल बुरा हाल कर दिया था, और सभी दूसरे दलों को यानी कि और पार्टियों को बिल्कुल भी किसी बात की परमिशन नहीं दी थी, उन पर सारे बैन लगा दिए थे। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, दलीय प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब देखो 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव के दौरान भारतीय लोकतंत्र 2 दलीय व्यवस्था के जितना नज़दीक आ गया था उतना पहले कभी नहीं आया। बहरहाल अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरंत बाद कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई। जनता पार्टी में भी बड़ी अफरा तफरी मची। ठीक है, ये बात कही है किसी ने, डेविड बटलर ने, अशोक लाहिड़ी ने और प्रणव राय ने। तो हमें ये नाम देख के तो कन्फ्यूज़ होना ही नहीं, हमने पढ़ रखी है सारी बात कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी गई और क्या हुआ, दूसरी पार्टी आई जनता पार्टी। तो यही लिखा हुआ है कि 1977 के चुनाव के दौरान भारतीय राजनीति में क्या हुआ, 2 दलीय व्यवस्था के नज़दीक आया भारत, यानी कि दूसरी पार्टी की सरकार बनी कांग्रेस के अलावा। पहले एक पार्टी का प्रभुत्व था ना, पहले के चैप्टर में भी यही दे रखा था, 1 पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस का डोमिनेंस। पर 77 में ऐसा नहीं हुआ, 2 दलीय व्यवस्था यानी कि दूसरी पार्टी के पास आया भारत। ठीक है, और वो पार्टी थी जनता पार्टी। ठीक है, उसके बाद पर कुछ ही सालों में क्या हुआ था, वो पार्टी बिखर गई थी जनता पार्टी। यही अगली लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में कि कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरंत बाद कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। ठीक है, अब देखो यही है सारी बातें। पढ़ो अब इस क्वेश्चन को। अब इस लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो अगर आपने चैप्टर देख रखा है, आपने वो वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने सारी स्टोरी बताई थी और इनके आंसर वहीं से बनेंगे। अब देख लेना आप, किन वजहों से 1977 में भारत की राजनीति 2 दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी। तो देखो अब इसका आंसर, 1977 में भारत की राजनीति 2 दलीय प्रणाली के समान इसलिए दिखाई पड़ रही थी क्योंकि उस समय मुख्य रूप से केवल 2 दल ही चुनावी दंगल में आमने सामने थे, जिसमें सत्ताधारी दल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल जनता पार्टी के बीच मुकाबला था। यानी कि उस टाइम पे केवल 2 ही पार्टियां थी, एक तो थी कांग्रेस जो कि सरकार में थी, दूसरी थी जनता पार्टी। तो 1977 के चुनाव में केवल 2 पार्टियां ही थी, इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 2 दलीय प्रणाली ही उस टाइम पे लगभग ऐसा लग रहा था कि भारत में केवल 2 ही दल हैं, एक था कांग्रेस, दूसरा था जनता पार्टी। क्योंकि उस टाइम और कोई छोटा दल उभर कर सामने आया ही नहीं था, कोई खड़ा ही नहीं हुआ था इलेक्शन में इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो जनता पार्टी खड़ी हो रखी थी उस टाइम पे। तो 2 दलीय प्रणाली थी, एक तरफ थी कांग्रेस पहला दल और दूसरा दल था जनता पार्टी। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो अब, 1977 में 2 से ज़्यादा पार्टियां अस्तित्व में थी, इसके बावजूद लेखकगण इस दौर को 2 दलीय प्रणाली के नज़दीक क्यों बता रहे हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया है कि 1977 में क्या कहते थे लोग कि 2 दल हैं, एक जनता पार्टी एक कांग्रेस। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपस में कंपटीशन था।
अब इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 ही दल थे भारत में, और भी छोटे छोटे बहुत सारे दल थे। जैसे आपने साम्यवादी पार्टी का नाम सुना है, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, बहुत सारी पार्टियां थी। तो फिर भी राजनीतिककार या जो लेखक होते हैं वो ये क्यों कहते हैं कि उस टाइम 2 दल प्रणाली का था? इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था। कुछ ने तो कांग्रेस के साथ और कुछ ने जनता पार्टी के साथ। तो 77 के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि 2 ही पार्टियां हैं। ठीक है, यही बात लिखी होगी अब इसमें। 1977 में 2 से ज़्यादा पार्टियां अस्तित्व में थी, परंतु अधिकांश विपक्षी दलों जैसे संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बना ली थी। है ना भाई बात? इन सब ने मिलकर क्या बना ली? एक जनता पार्टी नाम से अपना ग्रुप बना लिया, जिस कारण 1977 में केवल कांग्रेस एवं जनता पार्टी ही चुनावी दंगल में आमने सामने थी। इसलिए लेखक गण इस दौर को 2 दलीय प्रणाली के नज़दीक बताते हैं। इसलिए क्या कहते हैं लिखने वाले कि ये तो 2 पार्टी का टाइम है, सिर्फ एक है कांग्रेस और दूसरी है जनता पार्टी, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर, जितनी भी कांग्रेस के अपोजिशन में थी ना, सब ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया था जिसका नाम रख दिया उन्होंने जनता पार्टी। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, ये भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो तीसरा पॉइंट, कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से फूट पैदा हुई? अब देखो, जो जनता पार्टी के नेता थे वो पहले कांग्रेस के भी तो बड़े नेता थे। जैसे मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना, वो क्या थे? पहले कांग्रेस के ही तो नेता थे। तो कांग्रेस में जब टूटी थी कांग्रेस 1969 में, उस टाइम के बाद क्या हुआ था, कांग्रेस के बहुत सारे नेता अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी। तो जिन पार्टियों के नाम आप देख रहे हो, ये जनसंघ हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, ये सारे पहले कांग्रेस के ही तो नेता अधिकतर तो। ठीक है, तो ये देखो यही बात कह रहे हैं कि 1977 में क्या हुआ था, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो यही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और जनता पार्टी में जो फूट हुई थी, यानी वो अलग अलग हुए थे, वो क्यों हुए थे? कांग्रेस में 1977 में हुई हार के कारण नेताओं में पैदा हुई निराशा के कारण फूट पैदा हुई। तो कांग्रेस की जो हार हुई पहली बार 1977 में, उसमें क्या है, बहुत सारे नेता नाराज हुए, क्योंकि अधिकांश नेता श्रीमती गांधी के चमत्कारिक नेतृत्व के मोहपास से बाहर निकल चुके थे। दूसरी ओर जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर फूट पैदा हो गई थी। 1977 में कांग्रेस की जो हार हुई है, उससे जो पहले इंदिरा गांधी की फॉलोइंग थी पार्टी में, वो अब नहीं रही थी, और क्या हो गए थे, चमत्कारिक नेतृत्व के मोहपोश से बाहर। यानी कि इंदिरा गांधी का जो प्रभुत्व था, उनकी जो डोमिनेंसी थी, उसको अब बहुत सारे नेता नहीं मान रहे थे, इसीलिए वो इंदिरा गांधी से अलग हो गए थे और अपनी अलग पार्टी बना ली थी। ठीक है, यही इस बात में कह रहे हैं कि 1977 में जो हार हुई, उसकी वजह से कांग्रेस में लोगों के अलग अलग ग्रुप बनने लगे और बहुत सारे नेताओं ने अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली। तो ये था ये पॉइंट हमारा। कारण पूछा ना कि किस कारण से फूट पैदा हुई, यही कारण है भाई, कांग्रेस हार गई थी तो बहुत सारे नेता समझ चुके थे कि अब इंदिरा गांधी के साथ रहकर काम करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी की विचारधारा अलग है, हमारी अलग है, इसीलिए वो उनसे अलग हो गए। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन। अब अगली वीडियो जो आएगी, इसके जो और इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन बचे थे, और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो वो भी उसमें मैं ऐड करूँगा। उनको हम डीप में पढ़ेंगे, 6 नंबर की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, कि कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, और 1977 में ऐसा क्या हुआ कि पहली बार कांग्रेस हारी। और इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से टिक लगा लो। 4 क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं। एक तो था 1980 में मिडिल टर्म इलेक्शन क्यों हुए, दूसरा क्वेश्चन था आपातकाल के कारण बताओ, तीसरा क्वेश्चन है आपातकाल के परिणाम बताओ। अब इसी क्वेश्चन को चौथे तरीके से पूछ सकते हैं कि 1977 में कांग्रेस की हार के कारण बताओ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, और आपके पक्का इनमें से क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही से पूछेंगे आपसे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करो।